बीजेपी का जब तक सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी तब तक अनग्रांटेड, तब से मैं लेता नहीं हूँ। आई डोंट टेक अनाज चपाती। हाँ, अभी भी नहीं। ना मैं लेता नहीं। अच्छा, जब तक सरकार नहीं बनेगी नहीं लेंगे। मिनिस्टर बनना चाहते हैं, कुछ एक डिजायर होता है, क्या पॉलिटिकल डिजायर है आपका? पॉलिटिक्स में से सेवा करना है, बाकी जहाँ जो मुकद्दर में लिखा मिल जाए। आ सकते हैं वापस 370? नहीं, वो तो एक सपना हो गया। चला गया। कितना जरूरी है इस समय आना? आम जनता को स्टेट से क्या लेना है, क्या कर रहे हैं? वो पॉलिटिशियंस को मेरी पावर्स कम है, ऑफिसर्स को लगता होगा मेरी पावर्स कम है। आम लोगों को क्या, आम लोगों को पीस चाहिए, अमन चाहिए। अब उसी तरीके से फिर असेंबली में हम वो बिल पारित करेंगे जनाब, वो जो मिलिटेंट पाकिस्तान 20 साल से चला गया उसके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाएंगे। उस तरीके की स्टेट नहीं चाहिए कि जिसमें आप अपनी पावर का मिसयूज करके वहां पे एक अलग एजेंडा जम्मू कश्मीर में चलाना चाहते हैं। उसे तो दूसरा हमने लाया कि जो हमारे मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं, जो भी मतलब जिसमें भी इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है उसको विकेट होना चाहिए। और कश्मीर में तो बहुत सारे हैं ऐसे जहाँ भी होगा इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल वर्ड। स्पेशल स्टेटस जरूरी है। हाँ, देखिए 370 का एक स्पेशल स्टेटस था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल स्टेटस था। लेकिन अगर आप मिसयूज नहीं करते तो शायद चलता भी रहता। आपने अपना जम्मू को इतना दबाया। जम्मू में मिलिटेंसी कहीं ना कहीं बढ़ी है, तो अब एक प्री प्लान तरीके से वो जम्मू को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सक्षम है। आप या अभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जम्मू के? नहीं, अभी काफी हद तक। देखिए, अभी डिस्क्रिमिनेशन का है कि अब सरकारों के हाथ में नहीं रहा, टोकनी है। मगर वो जो दबंग स्टाइल जो होता था वो, या फिर असेंबली कुछ बदल चुकी। ठीक है, उनको अकाउंटेबल बनाए, लेकिन अभी बेचारे अपने रूल्स ही नहीं बना। सरकार भी कमजोर है। ये कह रहे हैं। मजबूत आदमी के साथ लड़ने में मजा आता है। स्ट्रेट ड्राइव बाय डीके। नहीं, ये अन्न वाली जो अनशन है ये कब तक चलेगा? अगर सरकार बनने में अगले 10 साल लग गए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि शायद कुल मिलाकर बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है, जिनके सबसे ज्यादा मेंबर हैं, भारत में 1000 से ज्यादा विधायक उनके होंगे, और बलवंत सिंह 1600 विधायक है, और बलवंत सिंह मनकोटिया बीजेपी के चनैनी से विधायक, मुझे लगता है अकेले बीजेपी के ऐसे विधायक होंगे जिन्होंने अनशन किया है कि मैं अन्न तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाएगी। और शायद प्रधानमंत्री मोदी तक ये आवाज पहुंचनी बहुत जरूरी है, और अगर उनके तक पहुंचे तो उन्हें वाकई लगे कि ऐसा कर्मठ नेता या विधायक मुझे लगता है अकेले होंगे आप भारत में। और ये कैसे मन में आया था, मतलब ये कि ये प्लान करना है? वैसे मैं 2-3 वर्षों से इसके ऊपर प्लान कर रहा था कि अभी बड़े दिन अन्न खा लिया, दूसरे तरीके से रहेंगे, और फिर चलते थोड़ा सा इसके ऊपर हमने काम किया है। ऐसा नहीं कि वन गो में छोड़ा है, और फिर 3 अक्टूबर को फैसला कर दिया हमने। तो फिटनेस पूरी है उसके बाद भी, बड़ी अन्न खाने के बिना भी? मोर देन, मतलब जो प्रीवियस हमारा पुराना जो समय रहा है उससे बेहतर है। मैंने कहा बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर इस बार कैसा लग रहा है? कुछ बदलाव है? नेचुरली जब आप नए सिस्टम पे, नए प्लेटफॉर्म पे होते हो, थोड़ा बदलाव तो होता है डेफिनेटली। अच्छा, 2002 में 31 साल के एक युवा विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया उधमपुर से, और अभी एक पॉलिटिकली मैच्योर, एज से भी थोड़े मैच्योर 2025 में बलवंत सिंह मनकोटिया बीजेपी की टिकट से चनैनी में, कितना अंतर है? अपने आप में कितना अंतर देख रहे हैं? देखिए, हर चीज में प्रोस एंड कॉन्स रहते हैं जी। एक तो इसका थोड़ा सा, जब बीजेपी की तरफ से चुनैनी में टिकट फाइनल हुआ था, थोड़ा सा इस चीज का दुख भी था उधमपुर से बाहर के साथ है, क्योंकि अब उधमपुर भी 2 हिस्सों में बन गया है, ईस्ट और वेस्ट हो गया है। तो लगभग 30 साल से वहां भी एक हमारा, मतलब उसको हम पॉलिटिकल रिलेशन नहीं कहेंगे, वो पर्सनल फैमिली रिलेशन के लोगों के साथ था जी। और दूसरा जिसको मैं कहेंगे कि वहां जाने से एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि पहले एक विधानसभा था, अब अगर कहीं भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको हम निभा सकते हैं। तो अब उसका दूसरा ही कॉन्फिडेंस भी पैदा हुआ। और चनैनी के लोगों के साथ भी पिछले 30 वर्षों से, बेशक मैं विधायक नहीं था, लेकिन उनका आना जाना, उनके साथ हमारा तालमेल, उनके साथ मिलना जुलना, उनकी दुख सुख में शामिल होना हमारा रहता था। तो ये एक वजह थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस, लोगों को भी हमारे पे एक भरोसा था। तो अच्छा है, ओवरऑल बहुत बढ़िया लोग हैं। विधानसभा सदन कितना बदला हुआ नजर आ रहा है इतने सालों में, जब वो जम्मू कश्मीर स्टेट का वो सदन जहां पर ऑपोजिशन कम थी, गवर्नमेंट के बेंचेस ज्यादा थे, और वो कम ऑपोजिशन भी दहाड़ होती थी जबरदस्त आपकी, और आज ऑपोजिशन चाहे बड़ी है वो इतना स्ट्रांग और वो इतना एग्रेशन नहीं है। उसका एक कारण साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि 10 साल के बाद लगभग नई सरकार बनी है जी। तो होता क्या है कि इमीडिएटली जो विधायक होता है, मिनिस्टर होता है, सरकार होती है, जो
जो चुनाव लड़के आती है, अगर दोबारा रिपीट करती है, नहीं आती, तो इमीडिएटली लोगों को मतलब समझिए ना, तो वो जो लोग अपोजिशन में सरकार में आते हैं तो ताजा ताजा सिस्टम होता है, तो एक्सपेक्टेशन बड़ी ज्यादा रहती है। तो काफी अरसे के बाद एक सिस्टम आया और फिर यूटी का सिस्टम आ गया, सारा सिस्टम बदला है। तो इसलिए हालांकि हमें भारतीय जनता पार्टी एक अपोजिशन की भूमिका जो उसकी बनती है वो पूरे तरीके से कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अपोजिशन की भूमिका निभा रही है, लेकिन जिस तरीके से सरकार बार बार रिपीटेडली कहती है जी हमारे पास अभी 4 महीने, तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा इनको टाइम दिया जाए। कल ये कहेंगे हमें इतना दबाव डाल दिया, इतना प्रेशराइज कर दिया, हम कुछ कर नहीं पाए, तो हम चाहते हैं कि ठीक है, उनको अकाउंटेबल बनाएं, उनसे मतलब क्वेश्चन उनसे जवाब उनसे लें हम जी, लेकिन उनको ये ना लगे कि हम बहुत ही उनका पीछा कर रहे हैं, बहुत ही उनको तंग कर रहे हैं, और वो बाद में ये एक्सक्यूज दें 2 साल बाद 3 साल बाद के जनाब हमें इसलिए काम नहीं कर पाए कि बीजेपी के लोगों ने हमें काम नहीं करने दिया, इसलिए भी थोड़ा सा हम उसको ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है तो आप एक तरह से सदन के अंदर ऐसा रोल निभा रहे हैं कि आप जैसे गवर्न कर रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं तो आप गवर्न कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, आप देखिए, देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप, नेक्स्ट सेशन में आपको थोड़ा सा और मजबूत अपोजिशन देखने को मिलेगी, और अपोजिशन इस तरीके से जैसे जैसे वो उनकी खामियां बढ़ती जाएंगी, उनकी कमिटमेंट जो की है वो पूरी नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली अपोजिशन होगी। और अल्टीमेट सा हमारा पर्पस अपोजिशन करने का मतलब अपोजिशन नहीं, हमारा पर्पस यह है कि लोगों का बेनिफिट कैसे हो, उस सोच को लेके अपोजिशन की भूमिका में हम रहें ताकि लोगों का बेनिफिट हो। चनैनी में जाना आपका फैसला था या पार्टी का फैसला? पार्टी का फैसला था। आप चनैनी में जब गए तो चनैनी में थोड़ी सी ये भी आवाज आई कि बाहरी कैंडिडेट है, हालांकि लोग, क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए थे तो आप जीत कर आ गए। चनैनी के मुद्दे उधमपुर शहर के मुद्दों से कितने अलग हैं, क्या नई चीजें हैं वहां पर? देखिए, जो आपने कहा कि वहाँ लोकल की काफी आवाज उठना शुरू हो गई जी, लेकिन मैं आपको एक चीज की जानकारी देना चाहता हूँ, चनैनी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में नहीं गया। अदरवाइज आप ईस्ट में देखें, वेस्ट में देखें, रामनगर में देखें, जम्मू में देखें, हर जगह हुआ। तो आवाज होने के बावजूद भी, और मेरा मतलब वहां चुनाव नहीं लड़ने का फैसले के बावजूद भी, वहां पे मैंने एक भी कार्यकर्ता, इवन के एक दिन एक ऐसी सिचुएशन है, एक मिस्टर रंजीत थे, अच्छा, वो गाड़ी वाड़ियां भर के आगे फार्म भरने के लिए कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, तो हमने रास्ते से ही उनसे मुलाकात करके उनको बुलाया, बैठाया, और उनको भी उनका फार्म बनी उन्होंने भरा, और उन्होंने बड़ा प्यार से, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती से, प्यार से उनको समझाया, समय के बाद उन्होंने फार्म नहीं भरा। तो इस तरीके से हमने एक भी कार्यकर्ता को मतलब पार्टी से बाहर नहीं जाने दिया, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव जो चनैनी का रहा। दूसरा चेंज का डेफिनेटली, आप उधमपुर टाउन आपके एक बहुत बड़ा चंक, लगभग आप कह सकते हैं कि 1 लाख के करीब उधमपुर बिल्कुल एक बड़ा शहर उनका वोटर है। और फिर आप ये कह सकते हैं, आप टिकरी को आप गाँव नहीं कह सकते, बिल्कुल अब आप जिप्थाती को गाँव नहीं कह सकते, आप क्रिमची मानसर को, ऑलमोस्ट ये टाउन का ही पार्ट बन गए हैं सारे। तो इसलिए ऑलमोस्ट वो मतलब मोर देन 50% एरिया जो था उधमपुर विधानसभा क्षेत्र का, ये पार्ट ऑफ द टाउन ही था। तो चनैनी के अंदर जो है, तो चनैनी का म्युनिसिपल काउंसिल है, तो उसमें 2000 के करीब ही जो वोट है, उससे कम ही वोट है वहां पे टोटल अगर बात करें, तो बाकी वहां पे 99% जो है वो गांव का एरिया है। और फिर दिक्कत ये रही कि बहुत से इश्यूज हैं जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्कीम आई, उसमें जिस तरीके से लोगों को वो कनेक्टिविटी 250 की पॉपुलेशन 500 की पॉपुलेशन अभी भी ड्रॉप आउट थे, वो उनको मिलनी चाहिए थी, तो थोड़ा फॉलो अप नहीं होने की वजह से वो बहुत से एरियाज से रह गए। अभी हमने सभी का सर्वे करा दिया, गवर्नमेंट की स्कीम होने के बावजूद भी लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिली। पूरे जम्मू कश्मीर में उसका मुआवजा मिलता था कि जिसकी भी जमीन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जाती, वहां लगभग 100 करोड़ का जो है लाइबिलिटीज है। तो हमने उठाया, असेंबली के अंदर किया है हमने टेकअप, लेकिन 100 करोड़ की लाइबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। तो सरकार ऑलरेडी एक बड़े घाटे में चल रही है, उन्होंने भी हैंड्स अप की है, लेकिन हम पीछा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अब टूरिज्म के लिहाज से अगर आप देखें तो चनैनी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, टूरिज्म के लिहाज से देखें तो पत्नीटॉप बेशक चनैनी विधानसभा में आता है, लेकिन वो चनैनी का नहीं कहेंगे, उसको पूरे जम्मू कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहेंगे। लेकिन आप देखें कि टूरिस्ट का फ्लो पिछले 10, 15, 20 सालों में बढ़ने के बजाय कम हुआ है, क्योंकि कुछ क्या कारण है, कम क्यों हुआ? लिटिगेशन का इशू है, कुछ जो पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी 1992 में बनी, और 2002 में उसका 2000 में उसका मास्टर प्लान बना, और 2000 के बाद आज 25 साल हो गए उसका रिव्यू नहीं हुआ। तो उसमें क्या खामी है, क्या तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कोर्ट में लिटिगेशन की वजह से, रिव्यू नहीं होने की वजह से पिछले 15-20 वर्षों से हमारे
अगर हम बात करें हमारा पत्नीटॉप का एरिया, वहाँ पे जो अकोमोडेशन बढ़नी चाहिए थी, होटल बनने चाहिए थे, कमरे बढ़ने चाहिए थे, तो वो परमिशन नहीं होने की वजह से मतलब एक भी कमरा होटल में बढ़ाने की बहुत बड़ी दिक्कत आई, रेनोवेशन करने की, रिपेयर करने की दिक्कत। तो इसकी वजह से हमारा पत्नीटॉप जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए था, फिर पत्नीटॉप का डिजाइनिंग जो टूरिस्ट सर्किट हमारा था, जिसमें गौरीकुंड आता है, सुधमादेव आता है, मानतलाई आता है, हमारा बुढ़ा केदारनाथ आता है, हमारा इसी तरीके से सनासर का एरिया आता है, लद्दा मादा वगैरह एरिया आता है। अच्छा, सनासर भी आप में आता है? ये तो कुछ सनासर तो सारा उधर है, लेकिन एक सर्किट है कुछ बगल में, तो रामबन में आता नहीं, कुछ नहीं, सारा ही वहाँ आता है। अच्छा, सर्किट बनता है, तो सर्किट है तो चाहे डिस्ट्रिक्ट दूसरा भी आ जाता है, तो एक वो सारा मलाड़ा माता का एरिया है, तो हमारा डुड्डू का है, बसंतगढ़ का है, सियोजदार का एरिया है। तो ये जो एरिया से जिनको एक सर्किट बना के टूरिस्ट को वहां पे ले जाने की जरूरत थी, वो हम नहीं ले पाए, जिसकी वजह से देखो टूरिज्म ही एक ऐसा हमारी इंडस्ट्री है जिससे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। लाटी, धूना, डुड्डू, बसंतगढ़, ये भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, यहाँ पर भी टूरिज्म के बहुत ऑप्शन है, पर लोगों का कहना है कि कभी सरकारों का ध्यान नहीं गया। तो कोई आपके पास प्लान है, कुछ कर रहे हैं आपकी टूरिज्म का बढ़ावा मिले? देखिए, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि टूरिस्ट कोई नहीं जाएगा जब तक उसको वो फैसिलिटीज रहने की खास, ठीक है ना, रहने की अच्छी, आपकी सड़कें अच्छी हों, आपकी सड़क अच्छी नहीं होगी, एक बार जाएगा तो अपने 10 दोस्तों को, मित्रों को सुनाएगा कि यार बकवास सड़क है, कि वहां पहुंचने में दिक्कत है। तो उसीलिए हमने एक, चूंकि अब केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से काफी एक बड़े पैमाने पे सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है, अच्छी सड़कें बनी हैं। फिर भी हमारा जो है सीरा मोड़ से लेके हमारा डुड्डू तक सड़क का हमने एक निर्माण कार्य शुरू किया है, जो काफी खस्ता हालत में सड़क थी, लिटिगेशन कोर्ट में थी, उसका सारा सॉर्ट आउट करके इलेक्शन के बाद उसका काम शुरू किया है। तो वो एरिया जो अनएक्सप्लोर रहा है। फिर एक हमारी सड़क है लाठी से सियोजदार तक है, फारस की वजह से उसको क्लियरेंस नहीं मिली, तो उसकी भी हमने बार बार बात उठाई। अगर सियोजदार में हमारा टूरिस्ट पहुंच पाए, वो सड़क बन पाए, तो मैं कहूंगा कि एक तो मिलिटेंसी प्रोन एरिया भी है, उसका भी हमें बेनिफिट होगा, वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज आराम से पहुंच पाएंगे, फ्लो बढ़ेगा टूरिस्ट का, तो एक मतलब फ्री एरिया नहीं रहेगा जहाँ पे आसानी से कोई मिलिटेंट आ जा सके। तो दूसरा, एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बढ़िया लोकेशन है, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर में भी ऐसी लोकेशन नहीं है, लेकिन पहुंचे कैसे? पूरा दिन चलने के बाद आप सियोजदार पहुंचेंगे तो कौन चलेगा पैदल? तो सड़कों को लेकर आपको लगता है वैसे मनकोटिया साहब कि पिछले 5-10 सालों में जम्मू में काम हुआ है, या अभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जम्मू के साथ? नहीं, अभी काफी हद तक देखिए, अभी ये डिस्क्रिमिनेशन का है कि अब सरकारों के हाथ में नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का है, तो मैं कल पिछले संडे को अपने पूरे विधानसभा में चनैनी गया, ब्लॉक में गया था, सिवना में गया था, नरसू में गया था, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया, डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया। तो वहाँ कुछ लोगों ने, डिपार्टमेंट ने कहा कि जनाब कुछ लोगों ने घर में बैठे अपना ऑनलाइन कर लिया है। अच्छा। उन्होंने ना वीडियो ऑफिस जाने की जरूरत पड़ी, डॉक्यूमेंट्स उसके घर में पड़े हैं, उसको जियो टैग करने का पता है, तो घर में बैठे आदमी कर सकता है। तो आज एमएलए की जरूरत नहीं है, तो सरपंच कहे कि जनाब इसका नहीं मैंने बनाना, मेरी बनती नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है, घर में बैठे आप करो, ठीक है ना। तो अब वो जमाना चला गया कि जब आपके पास अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, तो विधायक कहता रहे जनाब हम नहीं कहेंगे, सीएम कहता रहे जनाब हम नहीं करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। सीधा आप पोर्टल में ऑनलाइन हो जाएंगे, दिल्ली में कनेक्ट हो जाएंगे, और आपको जो आपका बेनिफिट, जो आपका जो अधिकार है, बेनिफिट, बेनिफिशियरीज है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा, कोई बीच में बिचौलिया नहीं रहा है। तो इसलिए काफी हद तक इम्प्रूवमेंट। अब थोड़ा ना आप पर आते हैं, पर्सनल, आपका पॉलिटिकल कैरियर पर्सनल। बलवंत सिंह मनकोटिया, अब शायद बीजेपी को भी पता था कि कुछ लोग पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ लीडर बन जाते हैं। अब आप वो लीडर बन चुके हैं जिनके साथ जनता चलती है, जिसके फॉलोअर्स हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ये चीज, जब आप बीजेपी आपने ज्वाइन की, तो बीजेपी को ये पता था, इसलिए उनको लगता था कि ईस्ट से लड़ाएं, वेस्ट से, रामनगर से या चनैनी से, बलवंत मनकोटिया की सीट पक्की है, जहां से मर्जी लड़ाएं, जनता आपके साथ थी। जब आप चनैनी से लड़े, तो आपका सबसे बड़ा जो कंपटीशन आपको दिया, चाहे हालांकि बहुत डिफरेंस रहा, वो आप ही के कजन और पुराने सहयोगी हर्षदेव सिंह ने दिया। बहुत कुछ आपके खिलाफ बोला, मगर आपने ज्यादा अटैक, उनपे काउंटर अटैक नहीं किए। इसी चीज का बेनिफिट मिला आपको, या आप उनको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानते थे? स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे आपके या नहीं मानते थे? हाँ, देखिए, मैं उनके सामने कंटेस्ट करना नहीं चाहता था। आखिरी मोमेंट तक मैंने कोशिश करी कि मैं नहीं करूं, लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं थी, क्योंकि डिसाइड पार्टी को करना था, तो इसलिए आखिरी मोमेंट तक था। और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उनसे लूज करूंगा, मुझे नहीं कभी भी लगता। मुझे लगता था कि मैं मतलब आराम से निकलेंगे, ठीक है। वो जो एजेंसीज की रिपोर्ट आती थी शाम को, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं रहती थी, क्योंकि वो झंडे, पोस्टर, बैनर देके रिपोर्ट देते थे कि नहीं जी बहुत बड़ी हवा है, लेकिन मुझे ग्राउंड की रियलिटी बता। आप क्यों नहीं करना चाहते थे कंटेस्ट के खिलाफ?
देखिए हमारी पॉलिटिक्स तो हमें कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़े लेवल का नहीं, हमारी जी। छोटी सी पॉलिटिक्स है। एमएलए बनना है, 2-3 बार बने, एक आध नहीं बार नहीं छोटा नहीं बनते है, तो छोटे नहीं है आप, कोई, जिला के बड़े नेता हैं। हाँ, कोई मेरा इतना बड़ा नहीं था, तो हमने सोचा कि घर के अंदर ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता था कि फैमिली को डिवाइड नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बात करें कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने बोला, तो वो एक मेरा पर्सनल अपना रीजन था, इसलिए नहीं था कि उन्होंने बोला मैं जवाब नहीं दे सकता था, मैंने नहीं दिया। उसका एक रीजन, एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक फॉर एग्जाम्पल, पति और पत्नी में लड़ाई होती है। जब जी। पत्नी पत्नी 20 साल इकट्ठे रहते हैं, लड़ाई होती है, और जब बाहर जाके पति बात करता है मेरी पत्नी ऐसी थी, पत्नी कहती है मेरा पति, तो लोग उन दोनों के ऊपर भरोसा नहीं करते। कहते अगर 20 साल उंगली इकट्ठे उठाते रहे, हैं। दोनों की कमियां एक दूसरे को पता थी, तो आज इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसको बंद बोतल में ही समझते रखें, थे। जैसे हाँ, उसने 20 साल रखा। तो उसका नेगेटिव क्या रहता है कि कोई उनसे दोस्ती नहीं करता, कहता जनाब कल मेरे से डिफरेंसेस हो गए तो मेरी बात भी ले करेगा। तो मैंने अपने लिए भी किया कि भाई ठीक है, अब जा तो कमियां थी तो हम उस टाइम उजागर करते, अगर नहीं थी तो करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए वो था। लेकिन शायद उनको ये लगता था कि इसके ये कमजोर है, वीक है, ये बोल नहीं सकता है, मेरे खिलाफ बोलेगा नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं था। पैंथर्स पार्टी भी हर्षदेव जी की वजह से ही छोड़ी थी? डेफिनेटली। मतलब उस पार्टी ने जिसने आपको एक नाम दिया, पहचान दी, जब छोड़ा था तो आप, मैंने देखा था, इमोशनल हो गए थे उस समय। आज भी वो टाइम याद आता है कि वो पैंथर्स पार्टी में एक पार्टी को खड़ा किया आप लोगों ने, खास तौर पे दो चेहरे, हर्षदेव सिंह और बलवंत मनकोटिया तो ऐसे थे कि शायद जम्मू में जितनी भी पार्टियां थी वो ये मानती थी कि उधमपुर जिले में 3-4 सीटों को जीतना बहुत मुश्किल है, इन दोनों लीडर्स का बहुत होल्ड है। तो आपको मिस करते हो आप वो टाइम अपना? कभी लगता है कि गलतियां हुई कुछ? देखिए बात यह है कि एक लंबा समय आपने एक बचपन और इनिशियल स्टेज और फर्स्ट स्टेप जहाँ पे आपने रखा है, तो वो तो डेफिनेटली आपको हमेशा याद रहता है, हर इंसान को रहता है, भूलने की बात नहीं रहती है। और मोर ओवर के भीम सिंह जी एक मतलब एक ऐसे स्टेट्समैन थे कि जिनका मतलब जिनकी वजह से आज आज हम यहाँ पे बड़ी मोटी सी बात करेंगे, वो हमारे पॉलिटिकल गुरु थे। आज भी हम उनको मानते हैं और उनकी वजह से हम थे। लेकिन एक सिचुएशन आपने मतलब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, सिचुएशन बैड से बरस होती गई, भीम सिंह जी वीक होते रहे और उनकी बात को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, और उनकी जो सपोर्ट हमें थी, और जब तो थे तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जब वीक होना शुरू हुए तो उनके आगे सामने क्या क्या हुआ आपने देखा। तो ओवरऑल मतलब आप बड़े अच्छे से जानते हैं, मैं उस पर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा समय हमने निकाला है, तो याद कभी रहता है। भीम सिंह जी आपके मामा थे और हर्ष जी के चाचा थे, मिस करते हैं आप उनको आज? नहीं, मैंने कहा कि पॉलिटिकल हमारे गुरु थे, और थे नहीं हैं, मतलब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन पर आज की जो चीजें सीखी हैं, तो बहुत सी चीजें उनके सीखने की चीजें जो उनसे सीखा है उसको हम आज भी फॉलो करते हैं। तो वो तो पैंथर्स पार्टी का खत्म होना, इस ये दुख होता है कि पार्टी खत्म हो गई। हाँ डेफिनेटली। देखिए हमने तो क्योंकि एक आवाज थी जम्मू की, एक बात था उस समय, एक आवाज थी जम्मू की। देखिए हमने उसको किस तरीके से चलाया, चूंकि लगभग 10-12 साल तक एज ए प्रेसिडेंट की भूमिका बिल्कुल, कर रहे हैं, हाँ, आप और रहे। पुंछ हो, राजौरी हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, हर जगह वोट बैंक भी बनाया। और मतलब 2-3 महीने में एक बार हर जिला में जाना। और विदाउट फाइनेंसिस, विदाउट मतलब जो डोनेशंस अपने लेवल पे, मतलब हमारा ये था कि अगर 10 रुपए अपने जुगाड़ होता था तो हम 12 रुपए खर्च करते थे, 2 रुपए उधार करके। तो उस तरीके से हमने चलाने की कोशिश की, लेकिन शायद कुछ लगता है पैंथर्स पार्टी के खत्म होने के बाद जम्मू की एक आवाज खत्म हो गई। देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि आवाज, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो मुद्दे थे पैंथर्स पार्टी के, वो तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते जुलते थे। 370 के लिए हम भी कहते थे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट रिमूव होना चाहिए। 35A के लिए कई बार कोर्ट तक गए कि ये मतलब इसकी जरूरत क्या है, कि अगर मतलब एक देश के अंदर 2 कानून कैसे चल सकते हैं। बार बार रिपीटेडली कहते हैं कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून जम्मू कश्मीर की असेंबली में तब तक नहीं लागू होता जब तक यहाँ की असेंबली उसको पारित नहीं करती है। फिर एक देश के अंदर 2 कानून, इसके खिलाफ हम थे। दरबार मूव का अगर बात करें तो बहुत से इश्यूज थे, मैक्सिमम इश्यूज जो हमारे थे, तो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन, तो सारे मुद्दे ऑलमोस्ट वही थे। तो बहुत से मुद्दे, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम कई बार चिल्लाते थे जनाब ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्यों, व्हाई नॉट जम्मू कश्मीर, आज हुआ ठीक है ना, 370 हटा, 35 से किया। तो अब हमें लगता था कि बहुत से मुद्दे हैं, और कुछ मुद्दे जो थे अगर हम एज ए पैंथर्स पार्टी में रह के उसको 200 साल भी लड़ाई करते नहीं कर सकते थे, जो कि क्योंकि जो पार्लियामेंट में 370 की बात तो पार्लियामेंट में होनी थी। तो अगर हम यहाँ रहते 2 के 2 या 4 के 4 MP बनाते, तभी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं ले सकते थे। तो कुछ मुद्दे थे कि जो नेशनल पार्टी ही कर सकती थी, और उसने किया, और हमें लगा कि अभी हमें
इसका समर्थन करना चाहिए। एक छोटे से टाइम के लिए आप आम आदमी पार्टी में भी गए थे, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो इसलिए गया था कि मुझे चनैनी में लड़ाना चाहते थे बीजेपी अच्छा। वाले, मैं वहां जाना नहीं चाहता था, हाँ। इसलिए मैंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन भाई साहब भी पीछे आ गए तो हमने कहा नहीं, आम आदमी पार्टी का एक्सपीरियंस कैसा था? ठीक है। देखिए बेसिकली आप जो काम करने वाला है ना, हाँ। उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, अच्छा। ठीक है ना, काम करने, ठीक है, उनकी विचारधारा हमसे ज्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन हमने एक मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि भाई मैंने कहा कि हम शुरू से राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं कंटेस्ट नहीं करना चाहता था, आमने सामने नहीं जाना चाहता, इसी चक्कर में गया कि वहां जाऊंगा तो अपनी मर्जी से कंटेस्ट करूंगा, जहाँ जहाँ करना चाहूंगा वहां भी नहीं, वहां भी आ गए, वहां बंदिश नहीं होगी मेरे ऊपर, तो इसलिए गया। लेकिन जब चेंज किया उन्होंने तो मैं निकल आया, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन अब बीजेपी ने आपको अप्रोच किया था कि आइए, या आपने बीजेपी से की तरफ से? नहीं, बीजेपी में तो मतलब पहले भी अप्रोच होती थी, मुझे लगता है जब पैंथर में थे तब भी अप्रोच हुआ था। बड़े लेवल की मीटिंग के बाद ही हम वहां गए, तो जब उन्होंने कहा कि वहां से हम कम्युनिकेट हुआ कि जो भी होगा हम आपको जबरदस्ती नहीं भेजना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम तो आपको वहां भेजना चाहते हैं, तो इसलिए मैं मतलब कैसा फील होता है बलवंत जी बीजेपी में आकर, कैसा कंफर्ट लेवल कैसा? देखिए कंफर्टेबल ये सारा डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। एक छोटी सी कहावत के साथ मैं अपनी बात को समझाऊंगा कि एक फैमिली एक माइग्रेट करती है दूसरे गांव में, तो गांव में एंटर करती है, एक बुजुर्ग खड़े होते हैं, तो फैमिली पूछती है कि भाई चाचा जी बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने पूछा क्या करना है? कहते जी हमने इस गांव में आना है। तो आप उन्होंने पूछा कहाँ से आए हैं? कहते जी फलां गांव से आए हैं। तो कहते वहां के लोग कैसे थे? जी बहुत बुरे, बहुत गंदे लोग थे, बहुत घटिया लोग थे। तो चाचा जी ने कहा भाई साहब इधर भी ऐसे ही लोग ऐसे ही है। तो हम दूसरी जगह से आए। थोड़ी देर में एक और फैमिली माइग्रेट होकर वहां आती है, फिर चाचा खड़ा होता है, तो वो चाचा को पूछते हैं कि भाई साहब इस गाँव के लोग कैसे हैं? क्यों करना है, क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा जी हम इस गांव में रहना चाहते हैं। भैया पीछे गांव के लोग कैसे थे? उसने कहा जी बहुत बढ़िया लोग थे, लेकिन हमारी अपनी कुछ मजबूरियां थी, हमें गांव बदलना पड़ा, तो हमें, तो उसने कहा इस गांव के लोग भी बहुत बढ़िया हैं। जो सुन रहा था उसने कहा चाचा आपने एक फैमिली को कहा कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, दूसरी को ये भैया जो खुद अच्छा है ना उसके लिए सारे अच्छे हैं, खुद ठीक है तो सारे उसके लिए ठीक है। तो इसलिए मैटर नहीं करता। आप देखो काम करने वाले हार्ड वर्कर हम हैं, ठीक है ना, काम करने का हमें शौक है, तो फिर बाकी हमारी फ्रेंडली नेचर है, बिल्कुल ठीक है ना। बाकी हम ज्यादा ईगो के चक्कर में नहीं रहते हैं, वो जलो जली वाला चक्कर जो कहते हैं वो नहीं रहते हैं कि ठीक हर आदमी बढ़ना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ कंफर्टेबल हैं और हर आदमी के साथ, हर आदमी हमारे साथ शुरू से ही समझ लीजिए जब आप विधायक बने थे तब से ही जानता हूँ और तब से लगातार कवर कर रहे हैं। एक चीज और खास पूछना चाहता हूँ, आप 2 बार विधायक बने पैंथर्स की टिकट पे और 1 बार अब बने बीजेपी पे। वो जो एग्रेशन पैंथर में रह के होता था वो बीजेपी में रह के भी है, या बीजेपी में बड़ी सारी चीजें जो हैं वो एक प्लान्ड तरीके से होती हैं? एक पार्टी का अपना होता है, पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। पार्टी की लाइन तो हमें अब तो कोई बच्चे तो हम हैं नहीं, और जो भी एमएलए बन के आता है तो वो बच्चा रहता नहीं है, वो समझता है पार्टी। देखो आज कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सिस्टम के साथ ही चलती है, डिसिप्लिन के साथ। हर आदमी अपनी मनमर्जी से तीर तुक्का मारना शुरू हो जाए तब नहीं चलती है, वो सिस्टम है। तो सभी को पता है पार्टी की लाइन लेंथ क्या है, पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, पार्टी की मैनिफेस्टो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली बोलने पर कोई मना नहीं करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुल के बात कर सकते हो। वैसे भी हम अपोजिशन की भूमिका में, तो हमें कोई रोक टोक नहीं है। मगर वो जो दबंग स्टाइल जो होता था वो, या फिर असेंबली कुछ बदल चुकी है, जो अंदर आप कई बार होता था कि किसी चीज पे भी बहुत दहाड़ देना, वो कर देना, वो कम हुआ है। देखिए अब दिक्कत ये है कि अब ठीक है उनको अकाउंटेबल बनाए, लेकिन अभी बेचारे अपने रूल्स ही नहीं बना। सरकार भी कमजोर है ये कह रहे हैं मजबूत आदमी के साथ लड़ने में मजा आता है मतलब सरकार भी कमजोर है, लड़ेंगे क्या? अच्छा, बिजनेस रूल पे को लेकर भी बेचारे बहुत, मतलब सरकार की बड़ी सारी, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत कमजोरी सी है कि वो अपने बिजनेस रूल भी बनाए हैं, वो भी सेट नहीं हुए अभी तक। वो तो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ना उनको जो है उतना तरीके से अभी छूट नहीं देती है। समझ लीजिए कोई चीज अगर जाती है उनके पास क्लियर होने, तो वो बहुत समय लेता है। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार ही अभी जम्मू कश्मीर सरकार को पावर ज्यादा नहीं देना चाहती। देखिए जैसे मैंने इसी को लेके अब जैसे इनके मिनिस्टर्स अक्सर कहते हैं जनाब हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, तो शायद असेंबली में आपने सुना, तो मैंने कहा कि भाई आप में से खासकर मुख्यमंत्री जी तो एक बड़े मतलब एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस होल्डर है, उन्होंने तजर्बा है, मुख्यमंत्री का तजर्बा है, उनके मतलब उनके फादर, उनके बिल्कुल जनरेशन से फादर पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो आप बाई बर्थ था पॉलिटिशियन हो। तो ऐसा नहीं था कि आपको ये पता नहीं था चुनाव से पहले क्या हमारी लिमिटेशंस क्या होंगी, पावर्स क्या होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या पावर्स होंगी, एलजी साहब के पास क्या पावर्स रहेंगी, तो ऐसा नहीं था। तो उसके बावजूद आपने कमिटमेंट किया लोगों के साथ, आपको ये देंगे दे देंगे, तो इट मींस आपने झूठ बोला।
आपको अपनी सारी लिमिटेशन पता होने के बाद आपने अगर कमिटमेंट किया है तो आपने लोगों को धोखा दिया मगर है। उन्हें एक ये भी था ना कि शायद स्टेटहुड वापस जल्दी आ जाएगा, तो स्टेटहुड डिले होते देखो इतना 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 इमेच्योर नहीं है वो पॉलिटिक्स में, वो पॉलिटिक्स समझते हैं, सारी चीज को समझते हैं, लेकिन लोगों के साथ झूठ बोला है। ये ऐसे कैसे एकदम कैसे दे देंगे आपको, कैसे दे देंगे? क्योंकि ये जब स्टेट आपके पास थी तो आपने कितना मिसयूज किया है इसका, कितना मिसयूज किया। आपने अपना एमएलए का ऑफिस, मुख्यमंत्री का ऑफिस 6 साल के लिए रख दिया, आपके पंच का ऑफिस 5 साल का, सरपंच का ऑफिस 5 साल का, कॉर्पोरेट का ऑफिस 5 साल का, एमपी का ऑफिस 5 साल का, और आपका 6 साल का क्यों नहीं किया आपने? तो एक मिसयूज किया। आपकी बेटी बाहर शादी करेगी तो प्रॉपर्टी में अधिकार खो देगी। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नाम किया, पुरानी गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गलतियां, एक गलती नहीं थी, सैकड़ों गलतियां थी। फिर आज आप अगर आपके पास पुलिस थी तो आपने आज मिलिटेंसी कंट्रोल क्यों नहीं की? आज अगर पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर की तो पत्थरबाजी कैसे बंद हो गई? मिलिटेंटों के जनाजों में 5-5 लाख जाना लोग बंद कैसे हो गए? आपने फ्री फॉल आल दिया था, आपने लोगों को फ्री हैंड दिया था, उस जनाजे में 10-20-50 लोग मिलिटेंट बन जाते थे। तो इसलिए आज आपने जिस तरीके से अपनी पावर का मिसयूज किया है तो उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मगर मनकोटिया साहब, मिलिटेंसी की अगर हम बात करें, नो डाउट कि कश्मीर में हालात बहुत सुधरे हैं, पत्थरबाजी, हड़तालें, अलगाववादियों का कैलेंडर, मगर जम्मू में मिलिटेंसी कहीं ना कहीं बढ़ी है। देखिए बड़ा तरीके से है कि आप कश्मीर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जम्मू को डिस्टर्ब करेंगे। पड़ोसी मुल्क तो एक मुल्क है और एक हमारे एक छोटी सा एक मतलब एक स्टेट है ना, एक छोटा यूनिट है हमारा, तो उसमें डिस्टर्बेंस करना है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो मुल्क है और उसको कितनी कहाँ से सपोर्ट है नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे आप जानते हैं। तो अब एक प्री प्लान तरीके से वो जम्मू को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सक्षम है। अब इसे हमें ज्यादा स्टेटहुड कितना जरूरी है इस समय आना? आप एक एक्सपीरियंस्ड एमएलए हैं, क्या लगता है आपको कि स्टेटहुड की वजह से काफी सारे काम जनता के रुक रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, या जैसे आप एमएलए हैं आपको काम करने में दिक्कतें आती हैं? मुझे नहीं कोई दिक्कत आई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे सच बताओ, ईमानदारी की बताओ, आम जनता को स्टेट से क्या लेना है, क्या कर रहे हैं? वो पॉलिटिशियंस को मेरी पावर्स कम है, ऑफिसर्स को लगता होगा मेरी पावर्स कम है। आम लोगों को क्या, आम लोगों को पीस चाहिए, अमन चाहिए। आप कश्मीर के अंदर आप 12 बजे घर से बाहर निकलते हैं, उनको अमन चाहिए। मुझे नहीं लगता है ऑफिसर अधिकारी सुनते हैं लेकिन उसके बावजूद काम के लिए। हाँ क्यों? देखिए अगर आप मतलब अपनी ईगो में रहेंगे कि जनाब मैं एमएलए हूँ और मैं धड़े से, तो कोई नहीं मानता है, ठीक है ना, नहीं मानते आप 100 बहाना लगाते हैं, लेकिन तरीका कार है काम कर। कभी आपको दबाना भी है, प्रेशराइज भी करना है, गले भी लगाना है, काम तो उसी से लेना है ना। हम कहेंगे जनाब थानेदार सारे बदमाश हैं, तो थानेदार वही थानेदार ही थानेदारी करेगा ना, तो एमएलए तो नहीं करेगा। बिल्कुल, तो काम उसे लेना है ना। आपकी टेक्निक क्या है काम लेने की? आप लोग पॉलिटिशियन सारे ही खराब है, तो पॉलिटिकल लोगों ने ही पॉलिटिक्स करनी है, सारे खराब है तो फिर कैसे चलेगा? तो एक तरीका है काम करने, काम लेने का, काम करवाने का तरीका है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी बावजूद उसके हम कहते हैं कि हमारी स्टेट हमें मिलनी चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वो मिसयूज के नजरिए से स्टेट को लेना चाहता है, उस नजरिए से नहीं मिलनी चाहिए कि पावर को मिसयूज करेंगे, उसी तरीके से जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उसी तरीके से फिर असेंबली में हम वो बिल पारित करेंगे जनाब, वो जो मिलिटेंट पाकिस्तान 20 साल से चला गया उसके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाएंगे। उस तरीके की स्टेट नहीं चाहिए कि जिसमें आप अपनी पावर का मिसयूज करके वहां पे एक अलग एजेंडा जम्मू कश्मीर में चलाना चाहते हैं, उस तरीके की स्टेट। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए से हमारी बात हुई, पीडीपी के, वो सारे बोलते हैं कि 370 को भी वापस लाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना भी स्टेट कमजोर है। आपको लगता है, आपने 370 वाली स्टेट भी देखी, अभी देखी कि उनके जाने से जनता का तो फायदा ही हुआ है, या आपको लगता है लोगों के हक छीने गए हैं, स्पेशल स्टेटस जरूरी है? हाँ देखिए 370 का एक स्पेशल स्टेटस था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल स्टेटस था, लेकिन अगर आप मिसयूज नहीं करते तो शायद चलता भी रहता। आपने अपना जम्मू को इतना दबाया, मतलब ये हुआ कि घर के एक बेटे को आपने एक को खुल छूट दे दी, एक को दबाते रहे, तो एक ने लास्ट में सोचा कि हम तो डूबे सनम, तेरे को भी ले डूबेंगे, हालत वो हो गई, इसलिए आपने इतना दबाया और आज सिचुएशन बदल गई। 370 जाने से जम्मू वाले लोगों को भी नुकसान हो रहा है। देखिए कुछ हमें चीजें लगती हैं कि फला ये 2 चीजें, लेकिन बाई लार्ज अगर लंबी सोच लेके चलें तो हमें बेनिफिट होगा इसका लंबा। अभी भी जो मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े मुद्दे, बड़ी चीजें जो हैं जिसपे हमें बेनिफिट हुआ है, और आने वाले समय में भी हमारे लिए आ सकता है वापस 370। नहीं, वो तो एक सपना हो गया चला गया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन की बात मनकोटिया साहब, आपने अपने
पॉलिटिकल करियर में हमेशा उठाई है जम्मू के साथ, आप अभी भी कह रहे हैं। अब लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ है, कहीं बराबरी हुई है जम्मू और कश्मीर में? नहीं, इसमें समय लगा है, क्योंकि सरकार फिर वही बन गई कि जो जम्मू में एक्टिव सरकार बनी है, तो अभी भी उनका तो पूरा कोशिश है, लेकिन अब चूंकि जैसे आपका ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं, तो बहुत सी चीजें हैं कि डायरेक्ट लोग अपने लेवल पे भी कर सकते हैं और सरकार उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो आप मानते हैं अभी फर्क नहीं पड़ा है, पर समय लगेगा? नहीं, काफी हद तक पड़ा है, लेकिन पूरे तरीके से इसको कामयाबी हासिल करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, एक और चीज है, अभी जैसे असेंबली चल रही है, असेंबली के अंदर ही जैसे ये एमएलए लगेट हैं, पहले तो इंजीनियर रशीद थे, अब उनके छोटे भाई हैं उनसे 2 दिन पहले एक इंटरव्यू मैंने किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल ला रहा हूं कि जो एम्प्लॉइज टर्मिनेट किए गए हैं, आतंकी जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनको वापस बहाल किया जाए। तो ऐसी चीजों में आपको लगता है कि वाकई में जिस आदमी के ऊपर कोई एक टैग है, यूएपीए का केस लगा हुआ है, एटलीस्ट उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए? देखिए, सरकार और एजेंसीज बड़ा बारीकी से काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कहीं ना कोई कनेक्शन होगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, तभी कितने एम्प्लॉइज हैं, सभी के ऊपर एक्शन की नहीं हुआ, ठीक है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने शेल्टर दी है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रही है, तो एक्शन सरकार। तो आपको लगता है ऐसे लोगों के ऊपर जिनके ऊपर आतंकियों से रिलेशन है, या जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशनों को बैन किया होम मिनिस्ट्री ने, आपको लगता है ऐसा होना जरूरी है? देखिए, वाकई में मिलिटेंसी को क्रश करना है, तो फिर उसके समर्थकों को छूट नहीं दे सकते। तो ठीक काम कर रही है होम मिनिस्ट्री मिलिटेंसी को क्रश करने के लिए? क्रश किया है उन्होंने, क्रश किया करके बताया, ठीक है ना, तो काम ठीक कर रही है, तभी क्रश हुई है। आपका कोई ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल, कोई ऐसा आने वाले अभी असेंबली सेशन चल रहा है जिसमें कोई आपने खास चीज पे कोई लाया हो? मैं 3 प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए हैं। एक तो मैंने लाया है कि ये जो है आपकी वोकेशनल और आपका स्किल एजुकेशन है, ये कंपलसरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप 10th तक पढ़ाई करते हो, 10th के बाद आप किसी एक ट्रेड में, आप जैसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, कंपलसरी रख लो किसी एक ट्रेड में। फॉर एग्जांपल, कोई प्लम्बर की ट्रेनिंग करना है, इलेक्ट्रिशियन की करना चाहता है, टूरिस्ट गाइड बनना चाहता है, तो उसको कंपलसरी एक सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, ताकि 12th करते तक वो ट्रेंड हो जाए। और चूंकि 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं जनाब हमें काम है, तो आपको आता क्या, आपके पास स्किल्ड मतलब है कि नहीं है, तो कहते कुछ नहीं है, तो मतलब क्या काम, मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो हाई सेकेंडरी से ही निकले, तो एक स्किल्ड मतलब होके मतलब एक प्रोफेशनल आदमी निकले, ताकि उसको काम की तंगी नहीं पड़े। आप देश के अंदर या दुनिया के अंदर हमारे जो, क्योंकि हार्ड वर्कर लोग हैं, डिमांड है हमारी, तो लेकिन हमारे पास कोई मतलब अपना कोई हाथ में कोई टेक्निकल हाथ नहीं होने की वजह से हम बड़ी बड़ी पढ़ाई करके घर में बैठे रहते हैं। एक तो बिल मैंने वो लाया है, और हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा। अब जैसे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम ITI कॉलेज खोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है अब इतनी बड़ी बिल्डिंग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई मैन पावर, उसी कॉलेज के अंदर एक वोकेशनल दे दो ना, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ना खर्चे की जरूरत है, एक आप ट्रेन आदमी दे दो वहां पे, तो वो उन स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगा। बिल्कुल। तो दूसरा हमने लाया कि जो हमारे मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं, जो भी मतलब जिसमें भी इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है, उसको विकेट होना चाहिए। और कश्मीर में तो बहुत सारे हैं ऐसे, जहाँ भी इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल वर्ड, जहाँ मंदिर ने अपनी मर्जी से लीज पे दिया है, तो वो अलग बात है। हर मंदिर की दुकानें हैं, लीज पे दी है, मंथली जिसने एनक्रोचमेंट जो हुई है वो अलग मैटर है, लेकिन अलग विषय है। लेकिन इंक्रोचमेंट है, जबरदस्ती है, तो उसको उसकी इंक्रोचमेंट को रिमूव करना चाहिए। और तीसरा हमने वैक्यू प्रॉपर्टी का दिया कि जैसे प्रॉपर्टी जो लोग यहाँ से 47 में चले गए, आज भी उनकी प्रॉपर्टी को हम यहाँ कहते हैं जनाब वो वापस आएंगे, प्रॉपर्टी उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात खत्म हो गई। अब 70 वर्षों से एक आदमी रहता है वहां पे, अब वो अभी भी किसी के किल भी लगाना है, पेंट करना है, तो पहले थोड़ा सा रिपेयर करना है, तभी 10 किस्म की परमिशन लेनी चाहिए, तो उनको मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। और खासकर जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जिनके पास वो प्रॉपर्टी पड़ी है, तो उनसे बिना विदाउट चार्जिंग सिंगल पैनी उनको ओनरशिप राइट मिलने चाहिए। और जो बाकी लोग उसमें बसे हैं, तो उनको एक अमाउंट फिक्स करके उनको मालिकाना। उनको एक और खास चीज है, थोड़ी सी पर्सनल उस पे आते हैं। एक तो आप सुबह एक लंगर लगाते हैं, जो बीमार लोग हैं हॉस्पिटल में, उधमपुर में, उनके लिए सुबह उठ के मैंने बहुत आपके वीडियो देखे, आप उठ के खुद चाय बनाते हैं, फिर उनको सर्व करने जाते हैं। ये कैसे शुरू किया, सारा कुछ कैसे मन में आया, और इसके लिए एक अलग से टाइम कैसे फिक्स करते हैं? देखिए, हम कोविड का जब आया, तो कोविड में 5-7 दिन में हम घर में बैठे, लेकिन हमें घर में बचपन से बैठने की आदत नहीं है। मैं 8th में था तो अपने घर से निकल गया था, तो तब से घर में बैठे ही नहीं। तो 2-4-5 दिन हम घर में रहे, तो हम सोचते रहे कि क्या करें अब कोविड में, हम लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमने 2-4-5 दिन के बाद हॉस्पिटल में 1-2 टूर किया। तो हॉस्पिटल में देखा कि वहाँ दिक्कत आ रही थी लोगों को
कि खाने की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अब कोविड था, कुछ दुकानें खासकर जो डिलीवरी वाला पेशेंट है, बाकी तो चलो आप छोटा मोटा इलाज घर में करने की कोशिश करेंगे, कोई देसी इलाज करेंगे, लेकिन डिलीवरी है, कोई नेचुरल सिस्टम है, तो उस पेशेंट को आना है, तो उसको आना है, तो जब दूर दराज का पेशेंट आया तो जब उसको आना है तो उसका जिसका रिश्तेदारी शहर में है तो वो तो उसका काम चलेगा, जिसकी नहीं है तो होटल बंद है, ढाबा बंद है, रहने वाले होटल बंद है, सराय बंद है, तो वो जाएगा कहाँ बेचारा, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने देखा कि लोगों की समस्या देखी कि खाने का, हमने तो खाने का लंगर स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखा कि डिलीवरी के जो पेशेंट थे, तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी एम्बुलेंसेज थी सारी वो कोविड के साथ लगी। तो हमने मेरे पास एक गाड़ी थी 207, मैंने एक अपना रथ बनाया था, मैंने उसको तोड़ चेंज करके उसको एम्बुलेंस बनाया, और जो भी मैं बाहर हमने नंबर दिया था वो पुलिस वाले को कि जब भी डिलीवरी का पेशेंट जिसको डिस्चार्ज करते हैं तो हमने मैसेज कर दिया, अगर एम्बुलेंस नहीं है तो हम इमीडिएटली और विदाउट चार्जिंग ए सिंगल पेनी हमने वो डिलीवरी पेशेंट्स को वहां स्टार्ट कर दिया। जब उसके बाद हमने वहां देखा कि लोगों में एक डर का बड़ा माहौल है, मैं फिर मतलब कोविड जो बाहर थे हम खुद अंदर जाते थे, डॉक्टर बाहर से देखते थे, हम अंदर जाके लोगों को पूछते थे तो उनके अंदर जो है मनोबल बढ़ा है। फिर हमने देखा कि आप मनोबल और कैसे बढ़ाया जा सकता है, सैनिटाइजर टनल अभी प्रशासन ने नहीं लगाए थे, हमने, मुझे भी आइडिया नहीं था, हमने तो नेटवर्क में सर्च किया कहाँ से जुगाड़ किया और हमने सैनिटाइजर टनल, हालांकि उस सैनिटाइजर टनल से कोई कोविड नहीं जाता था, लेकिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा था। हॉस्पिटल में लगाया, देवका में लगाया, फिर डीसी ऑफिस के बाहर लगाया, तो इस तरीके से हमने लगाया लोगों को, तो इस तरीके से हमने एक लंगर की व्यवस्था वहां स्टार्ट की और फिर अच्छा लगा। फिर उसको चलते चलते हमने फिर सुबह के चाय के लंगर में, देसी चाय के लंगर में बदल दिया। उसका हमें एक बेनिफिट ये होता है कि सुबह सुबह जब हम लोग अभी सोए होते हैं तो हम 300-400 लोगों को मिलके आ जाते हैं घर में, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब उनको मिलना है, पूछना है कि अभी भी चल रहा है विधायक बनने के बाद कंटिन्यू? बिल्कुल। जब जिस दिन उधमपुर होते हैं तो उस दिन हम सुबह निकल जाते हैं। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? हाँ, 5 बजे उठने का समय है और 5:30 तक वहाँ चले जाते हैं। ये रूटीन है आपकी? 5 बजे उठते ही उठते हैं? फिर 1-1.5 घंटे का योगा वोगा भी चलता है हमारा। फिटनेस का राज यही है वैसे, एक चीज है जो 31 साल उम्र में फिटनेस थी, आज भी वही है, उम्र बढ़ी है, फिटनेस चेंज नहीं किया हमने। अच्छा, एक और इसमें एक चीज है कि आप पहली बार जब विधायक बने तो सरकार का हिस्सा तो पार्टी बनी, मगर आप मंत्री नहीं बने, दूसरी बार ऑपोजिशन में रहे, तीसरी बार दोबारा ऑपोजिशन में। एक डिजायर क्या है बलवंत सिंह मनकोटिया का कि मंत्री एक बार बनना है या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, कुछ एक डिजायर होता है, क्या पॉलिटिकल डिजायर है आपका? बस मेरा एक डिजायर है कि हम मतलब वो काम करें जब मतलब कोई उंगली ना उठे, मतलब बेस्ट पॉसिबल जो हमसे हो सकता है वो हम लोगों के लिए कर पाए, बस ये डिजायर है। बाकी मन मरे ना माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मिटे, कह गए वक्त कबीर। नहीं, फिर भी कोई तृष्णा होती है? नहीं, कोई कुछ नहीं है, एम कुछ नहीं है खास? नहीं, पॉलिटिक्स में बस सेवा करना है, बाकी जहाँ जो मुकद्दर में लिखा मिल जाएगा। तो फैमिली को टाइम दे पाते हैं? फैमिली को समय अब पिछले जो 10 वर्ष रहे तो इसमें थोड़ा सा दे पाए, फिर भी निकल पाता था, और वैसे भी मैं बैठा तब भी नहीं, तभी कीप ऑन मूविंग रहते थे हम, तो समय जितना देना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रहती है। ताउम्र बीजेपी में ही रहेंगे आप? देखिए, बीजेपी हमने मतलब आज बीजेपी में ये एक ऊपर लेवल पे भी कुछ लोगों ने जो मेरे पुराने प्रतिद्वंदी हैं, कोई और प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने बीच में चर्चा भी चलाई कि जनाब ये होगा वो होगा, तो मैंने कहा यार, मैंने दिल्ली में एक बड़े नेताजी हैं उनके पास गए तो उनको भी थोड़ा सा किसी ने कनाफूसी की थी, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप मुझे बताइए आपने कितने लोगों को आज तक ज्वाइन करवाया? कहते जी बड़े लोगों को। मैंने कहा एक कार्यकर्ता बताइए जिसने ये ओथ ली हो कि हम अनशन करेंगे और जब तक वहाँ की कोई बड़े पार्टी को बड़ा मुद्दा हल करने तक कोई अनशन का कोई ऐसा केस है आपके पास? मैंने कहा जब से हमने बीजेपी ज्वाइन की है तो हम अनग्रहण नहीं करते हैं। हमने कहा बीजेपी का जब तक सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी तब तक अनग्रहण नहीं बने, तो इससे बड़े संकल्प वाला कार्यकर्ता आपको कहाँ मिलेगा? अच्छा, आपने अनशन किया था बीजेपी ज्वाइन करने के बाद? तब से मैं लेता नहीं हूँ, आई डोंट टेक चपाती। हाँ, अभी भी नहीं? ना, मैं लेता नहीं। अच्छा, जब तक सरकार नहीं बनेगी नहीं लेंगे? ना, लेता ही। तो ये कब शुरू किया अनशन? ये तो बड़ी जब ज्वाइन किया था तब से। जब पार्टी ज्वाइन की, कब की बात है ये? है मैंने 29 सितंबर को की थी, और फिर जम्मू में बड़ा फंक्शन जो रिसेप्शन हुई थी 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर 2000 शायद 23। हाँ, 3 अक्टूबर को अनाउंस किया था। तो मतलब आप 2-2.5 साल से अनाज नहीं खाते हैं, तो आप क्या खाते हैं? बस फल फ्रूट खाते हैं और फलवार खाते हैं। फलहार और यही। तो जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक ऐसे ही चलेगा? हाँ। तो सरकार बनने के बाद ही खाएंगे? तो अभी तो फिर 5 साल मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब तो है, या फिर बीच में लगता है सरकार बन जाएगी जल्दी? नहीं, कोई बात नहीं, जब भी बनेगी कोई दिक्कत मुझे लगता है बीजेपी के अकेले नेता होंगे पूरे देश में जिन्होंने ऐसा। जब आपने ये सवाल पूछा मैंने जवाब देना नहीं था, लेकिन इसलिए कहा कि अब वो बात सोचने वाली है ही नहीं।
तो ये मोदी जी को भी शायद नॉलेज है इसकी, प्रधानमंत्री जी को, कि आप इतना बड़ा अनशन कर रहे हैं? अगर हो तो मुझे लगता है कि शायद वो मन की बात में आपका जिक्र जरूर करें एक बार, कि मेरा एक ऐसे विधायक है अभी हमने हुआ है। सोमी मन की बात थी, जब मोदी जी हाँ। 100th मन की बात थी, मैंने आपको बताया नहीं, हमने सोमी मन की बात के ऊपर 100 मैराथन वन गो में करवाई, और जिसका आगाज जो है, जिसका शुभारंभ एलजी साहब ने किया था यहाँ से फ्लैग ऑफ कर। 100 मैराथन वन गो में, एक ही दिन एक ही समय में, ड्रग्स के खिलाफ सोमी मन की बात के ऊपर। वो कैसे था कि 10 बजे सारे लोगों को, हर जहां जहां से शुरू होनी थी, और किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, लेह लद्दाख, हर जगह, मतलब शुपैया, बारामूला, कुपवाड़ा, हर जगह, कोई एक ही नहीं। तो 10 बजे सारे युवाओं को एकत्रित कर दिया, 10:30 बजे वहां से स्टार्ट किया, 11 बजे नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में उनको पहुंचता था, यहाँ मन की बात कार्यक्रम होना था, वहां पे रेडियो टीवी का जो भी इंतजाम हो सकता था वो किया, और 11 से 11:30 तक उनको मन की बात सुनाई, और 11:30 से 12 तक उनको जो रिफ्रेशमेंट और इनाम देने थे वो दिए, और 20,000 बच्चों को दौड़ाया। चलिए, बहुत बढ़िया बलवंत जी, हमेशा आपके साथ बात करके अच्छा लगता है, पुरानी दोस्ती, और हमेशा वाकई में आप लाइवली आदमी हैं, खुश रहते हैं। और जो आपने एक बड़ी बात कही, वैसा होना चाहिए कि कभी किसी के बारे में अगर आप घृणा नहीं रखो, गलत सोच नहीं रखो, तो इंसान ज्यादा खुश रहता है। और वो तृष्णा वाली बात की, जितने डिजायर होंगे वो फिर मन ज्यादा परेशान होता है। तो बलवंत सिंह मनकोटिया, हमेशा इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। काफी देर बाद इनका इंटरव्यू किया, और हमारे स्ट्रेट ड्राइव प्रोग्राम के हिसाब से बहुत फिट था, खेलते ये भी बहुत स्ट्रेट है, मगर सबसे बड़ी स्ट्रेट ड्राइव इनकी यही थी कि अन्न ग्रहण तब तक नहीं करूंगा जब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती।